दरवाजे के नीचे से आए उस रहस्यमयी कागज ने हमारी रूह कपा दी। हमने कांपते हाथों से उसे उठाया, पर उसे पढ़ने की हिम्मत जुटा पाते उससे पहले ही हमारा फोन बज उठा। फोन की उस कर्कश आवाज ने हमारी तंद्रा तोड़ी और हम अतीत के उन कड़वे लफ्जों से निकलकर वर्तमान में आए। हमने भारी मन और कांपते हाथों से फोन उठाया और देखा तो स्क्रीन पर सेक्रेटरी आंटी का नाम चमक रहा था। हमने कॉल रिसीव की और अपनी आवाज को सामान्य करने की कोशिश करते हुए कहा, हेलो आंटी। उधर से आंटी की ममता भरी और फिक्रमंद आवाज आई, हेलो सोना, क्या हुआ बच्चे, तुम आई नहीं? शाम को 6 बजे आने को बोले थे ना आप, बाकी सब तो आए मगर तुम नहीं आई, क्या बात हो गई? उनकी बात सुनते ही हमें एक जोरदार झटका लगा। यश के उन अपमानजनक शब्दों ने हमें ऐसा सुन्न कर दिया था कि हम तो बिल्कुल भूल ही गए थे कि आज शाम हमें मीटिंग हॉल में जाना था, सामान की जांच करनी थी और सजावट की रूपरेखा तैयार करनी थी। अब क्या बोले आंटी से? हम सोच ही रहे थे कि आंटी की आवाज दोबारा हमारे कानों में पड़ी, सोना तुम सुन रही हो ना बच्चे, बताओ क्या हुआ? तो हमने हड़बड़ाहट में उनसे कहा, हाँ आंटी हम सुन रहे हैं। फिर हमने बात संभालते हुए आगे कहा, सॉरी आंटी, आज नहीं आ पाए, वो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो दवाई खाकर सो गए थे और जब उठे तो रात हो गई, इसीलिए नहीं आ पाए। हम कल सुबह जल्दी सारी तैयारियां कर लेंगे। धनवंतरी पूजा तो शाम को होगी ना, तब तक पूरी तैयारी हो जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। सामान आ गया है, बस सजावट की बाकी है, वो भी हो जाएगी। आज के लिए हम माफी मांगते हैं आंटी, सो सॉरी। हमारी बात सुनकर आंटी का दिल पसीज गया। उन्होंने एक साथ सारे सवाल पूछ डाले। अरे तबीयत खराब हो गई कैसे? क्या हुआ, अब कैसी हो? हमने उन्हें यकीन दिलाया कि हम ठीक हैं और कल पक्का आ जाएंगे। आंटी ने बड़े प्यार से कहा, कोई बात नहीं बच्चे, तुम आराम करो और अगर कल आराम हो तभी आना, मैं बाकी सभी के साथ मिलकर तैयारी करवा लूंगी, तुम टेंशन मत लो, ठीक है? हमने भी हाँ कहा और उन्हें प्रणाम करके फोन कट कर दिया। इसके तुरंत बाद हमने देवी यानी देविका को कॉल मिलाया। उसने फोन उठाते ही अपनी आदत के मुताबिक डांटना शुरू किया, अरे यार सोना किधर हो तुम, कब से कॉल कर रही हो, उठा क्यों नहीं रही हो तुम? हमने उसे भी वही बहाना दिया, अरे यार सॉरी, सो गए थे, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी तो। देवी चौंक कर बोली, अचानक तबीयत कैसे खराब हो गई यार, दोपहर तक तो ठीक थी तू? उसकी बात सुनकर हम धीरे से बोले, अरे पता नहीं बुखार आ गया था। तो उसने अपनी फिक्र जाहिर करते हुए कहा, ओ अच्छा, अब कैसी हो? हमने उसे तसल्ली देते हुए कहा, अब ठीक है। तो उसने राहत की सांस ली और कहा, तो उसने कहा, चलो अच्छा है। फिर हमने उससे कहा, सुनो देवी। देवी ने गंभीर आवाज में कहा, कहो। हमने अपनी जिम्मेदारी को याद करते हुए कहा, सबको कॉल करके कल सुबह 7 से 8 बजे तक मीटिंग हॉल में बुला लो, कल जल्दी से तैयारी करनी शुरू कर देंगे तो दोपहर तक पूरी हो जाएगी, फिर शाम को पूजा भी तो है। हमारी बात सुनकर देवी ने हमसे कहा, सोना तुम पागल हो क्या, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? अभी कह रही हो कि बुखार हो गया, अब कह रही हो कि सुबह जल्दी आ जाना। उसकी बात सुनकर हमने कहा, अरे हाँ बाबा, हम और हमारा दिमाग दोनों ठीक है और कल तक बुखार भी चला जाएगा, इसलिए तुम सब लोग समय पर आ जाना, ठीक है? क्योंकि बस कल दोपहर तक का ही वक्त है हमारे पास तैयारियों के लिए, नहीं तो शाम को धनवंतरी पूजा होगी सभी के घर, तो कैसे करेंगे सोचो तुम ही। तब देवी ने फिक्र भरी डांट लगाते हुए कहा, तो हम सब है ना यार, मिलकर संभाल लेंगे, तुम बस आराम करो, ज्यादा स्ट्रेस मत लिया करो, देखो पड़ गई ना बीमार। उसकी ये बात सुनकर हमें हल्की सी हंसी आ गई। हमने उसे शांत कराते हुए कहा, अब हम आराम ही कर रहे हैं और सुबह तक बिल्कुल भले चंगे हो जाएंगे। देवी ने चिढ़ते हुए कहा, अच्छा ठीक है हम लोग आ जाएंगे। हमने उसे याद दिलाया कि बाकियों को भी टाइम पर आने के लिए कॉल या मैसेज कर दे, क्योंकि सारा काम पेंडिंग है। तभी देवी ने कहा, हाँ बाकी सब आ ही जाएंगे, वो सिर्फ उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकती यार, वो कुंभकर्ण है पूरा का पूरा, सुबह चाहे कितना भी कॉल करो उठा लो, पागल है, उसकी आंखें खुलती नहीं है, पता नहीं किस ग्रह का प्राणी है। उसकी बात सुनकर हम खिलखिलाकर हंस पड़े। बस 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 बस, और कितनी बुराई करनी है तुम्हें उनकी? तो वो बोली कि वो बुराई नहीं, उस कुंभकर्ण की सच्चाई बता रही है। हमने मजाक किया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम सुबह मिति जी से कह देंगे कि वो ले आएंगे उन्हें सुबह सीधे बिस्तर से उठाकर, ठीक है? अब खुश? देवी भी हंस पड़ी और हमने बाय बोलकर कॉल कट कर दी। कॉल कट कर हमने फोन बगल में रखा और खामोशी से दीवार को ताकने लगी। कल की तैयारियों के बारे में सोचते सोचते हमारा ध्यान फिर एक बार दोपहर की उस भयानक घटना की तरफ चला गया। उस मंजर के जहन में आते ही हमारा चेहरा उतर गया और हमारी आंखों में फिर से आंसू टपटपा गए। हम अब तक नहीं समझ पा रहे कि हमने ऐसी क्या गलती की है कि वो हमसे इस तरह व्यवहार करते हैं। क्या हम वाकई इतने बुरे हैं? हम खुद से सवाल करने लगे कि कैसे इंसान है ये, क्यों हमसे इतनी नफरत करते हैं, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं हम उन्हें या उनके व्यवहार को? हमारे पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। अंत में हमने एक कठोर निर्णय लिया, अब हम ना उनके घर जाएंगे, ना उनकी आंखों के सामने आएंगे, जितना भी मुमकिन हो उनसे दूर ही रहेंगे, जिससे ना वो हमें देखेंगे, ना उन्हें गुस्सा आएगा और ना वो हमें डांटेंगे। ये फैसला लेकर हम बिस्तर पर लेट गए, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। थककर हम उठकर खिड़की खोलकर बाहर के रास्ते को निहारने लगे। नवंबर की सर्द रातें और सुनसान सड़कें आज बिल्कुल हमारे मन की तरह मायूस प्रतीत हो रही थी। हम यूं ही कुछ वक्त तक खामोश सड़कों को निहारते रहे, फिर आकर बिस्तर पर लेट गए और थोड़ी ही देर में सो गए। पर हमारी नींद कच्ची थी। रात के किसी पहर हमें लगा कि हमारे कमरे की खिड़की पर किसी ने कंकड़ मारा। हमने कांपते हुए हाथ से पर्दा सरकाया और नीचे देखा तो कोई भी नहीं था, पर तभी हमारे कमरे की दीवार पर एक परछाई लहराई। वो रात जैसे किसी पुरानी डरावनी फिल्म की रील की तरह कट रही थी। दीवार पर लहराती वो परछाई, उसने हमारी रातों की नींद छीन ली थी। पर सुबह जब अलार्म बजा तो हमने अपने संकल्प को फिर से दोहराया, आज से यश के सामने नहीं जाना है। अगली सुबह हम जल्दी ही उठ गए और तैयार होकर चाय पीकर मम्मी से बोलकर घर के बाहर निकल गए। हम घर के बाहर निकलकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ने को हुए कि एकदम ही रुक गए। सामने से हमने फिर उन्हीं सरोजी को आते हुए देखा। उन्हें इतनी सुबह सुबह सामने देख हम चौंक गए और फिर एक बार हमारे दिमाग में कल की सारी घटना घूम गई तो हमने तुरंत दूसरी तरफ मुंह घुमा लिया। उन्होंने ऊपर आते हुए एक नजर हमें देखा और ऊपर आ गए। वो हमें एक तक देखे जा रहे थे, मगर हमने उनकी तरफ नजरें उठाना भी मुनासिब नहीं समझा और जल्दी से सर नीचे कर उनके बगल से निकलकर सीढ़ियों से नीचे चले आए। हम वहाँ उनके सामने से निकल बड़ी तेजी से उतरे, मगर सेकंड फ्लोर पर पहुंचकर हम आराम से नीचे उतरने लगे। मगर नीचे जाते जाते हमारे दिल में एक सवाल बार बार दस्तक दिए जा रहा था, अभी जो हमने देखा क्या वो सच है या बस हमारा वहम है? दरअसल जब भी वो हमारे सामने आए तो हमेशा की तरह हमारी नजर सीधे सबसे पहले उनकी आंखों पर पड़ी, जिन्हें देख साफ पता चल रहा था कि वो रात भर नहीं सोई हैं। उनकी भूरी भूरी आंखें आज पूरी तरह से लाल हुई पड़ी थी। आंखों के नीचे काले घेरे भी साफ पता चल रहे थे। क्या वाकई वो रात भर जागे थे? क्या वो लहराती हुई परछाई इन्हीं की थी? यही सोचते सोचते हम बिल्डिंग के कंपाउंड में पहुंच गए, जहाँ पहले से ही देवी, वृंदा और अक्षिता खड़ी थी। उन्होंने हमें देख आवाज लगाई, सोना यहाँ आओ। उनकी आवाज सुन हम अपने ख्यालों से बाहर आए और उनकी तरफ बढ़ गए। सबको गुड मॉर्निंग कहा और फिर ध्यान आया कि दोनों बॉयज तो अभी तक आए ही नहीं है। हमने देवी से पूछा, देवी तुमने नीतीश और सिट को कॉल किया था आने के लिए? देवी ने झल्ला कर कहा था, मगर मैंने पहले ही कहा था मुझे उस सिट पर कोई भरोसा नहीं है, वो सुबह जल्दी कभी उठता ही नहीं, इसलिए। हमने नीतीश के बारे में पूछा तो अक्षिता हंसते हुए बोली
क्या पता वो भी सोया हो, ये लड़के ना होते ही आलसी हैं। तभी पीछे से मितीश की आवाज आई, हाँ और तुम लड़कियां तो बड़ी कामकाजी होती हो है ना। सब पीछे पलटे तो दोनों हाथ बांधे खड़े थे। सुबह सुबह की ये मीठी नोकझोंक और फिर वृंदा का उन्हें छेड़ना और करुण की बुराई, इस माहौल ने हमारे मन का बोझ थोड़ा हल्का कर दिया। हम सब मिलकर मीटिंग हॉल की तरफ बढ़ गए। मीटिंग हॉल पहुंचते ही सेक्रेटरी आंटी मिली और बड़ी आत्मीयता से बोली, कैसी हो सोना अब तुम। हमने कहा अब हम ठीक है आंटी। आंटी ने हमें डेकोरेशन का काम समझाया और फिर अचानक मुस्कुराते हुए एक ऐसी बात कही जिसने हमारे पैरों तले जमीन खिसका दी। आंटी बोली, सोना वो जो दोबारा मेंबर्स की लिस्ट तुमने इनसे बनवाई है, कम से कम अब मुझे दे दो तो मैं एक बार उसे भी चेक कर लूं। उनकी ये बात सुन हम सब एक साथ चौंक गए कि आखिर आंटी को कैसे पता चला लिस्ट के बारे में। आंटी हमारे पास आई और बोली, तुम लोगों को क्या लगा तुम सब मुझे नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। हम सब एक टक उन्हें ही देखे जा रहे थे पर पूछने की हिम्मत किसी में नहीं थी। आंटी ने खुद ही खुलासा किया, मैं बताऊं कैसे पता चला कि लिस्ट खराब हो गई थी और दूसरी बनाई गई है। हम सबने बस हाँ में गर्दन हिला दी। तो उन्होंने बताया कि उस दिन जब सिड सब बता रहा था तभी वो आ गई थी और उन्होंने सब सुन लिया था। और जब सुना तुमने कहा कि सामान लाने की लिस्ट मैं तुम्हें बना के दे दूं क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या क्या लाना है, जबकि हमने एक दिन पहले ही मेरे घर पर सामान की पूरी लिस्ट तैयार की थी। उनकी बात सुन हम चौंक गए। तब आंटी हंस पड़ी और बोली, अरे बच्चों लिस्ट ही तो खराब हुई थी, कोई बात नहीं, इतना क्यों डरना। घर में जब गलती करते हो तो माँ को बताते हो ना, वैसे ही मैं भी तुम सबके माँ जैसी हूँ। अब से कोई भी बात हो तो बिना डरे बता देना। आंटी ने ठहाका लगाते हुए कहा, देखो बच्चों मैं बस दिखती खतरनाक हूँ, असल में मैं हूँ नहीं। हॉल ठहाकों से गूंज उठा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वर्कर्स आ चुके थे। हम सब अपने अपने काम में जुट गए। काम की धुन में दोपहर का 1 कब बज गया पता ही नहीं चला। आंटी ने सबको लंच के लिए भेजा। सबने हमसे चलने को कहा पर हमने मना कर दिया, हम बाद में खाएंगे, हमें अभी भूख नहीं, आप लोग जाके खाना खा लीजिए। सब चले गए और हम फिर से अकेले उस हॉल की सजावट को मुकम्मल करने में लग गए। हॉल की ऊंची दीवारों पर लड़ियां लटकाते हुए हम अपनी ही धुन में थे, पर जैसे ही हॉल में सन्नाटा पसरा हमें फिर से वही लाल आंखें याद आने लगी। थकान और बीती रात की अधूरी नींद अब अपना असर दिखा रही थी। हमने सोचा थोड़ी देर सोफे पर सुस्ता लेते हैं फिर काम शुरू करेंगे। लिहाजा हम सोफे पर झुककर बैठ गए, लेकिन अचानक हमें महसूस हुआ कि हॉल का तापमान जैसे एकदम से गिर गया हो। सन्नाटा इतना गहरा था कि हमें अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही थी। तभी हॉल के उस अंधेरे कोने से भारी जूतों की खटखट की आवाज आने लगी। वो आवाज धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। हमने घबराकर उठने की कोशिश की पर हमारा पूरा शरीर जैसे सुन्न पड़ गया था। अंधेरे को चीरते हुए यश बाहर निकले। उन्होंने दिवाली के उत्साह के विपरीत गहरे काले रंग के कपड़े पहने थे। उनका चेहरा पीला पड़ा था और आंखों में वही भयानक लाल डोरे थे जो सुबह सीढ़ियों पर देखे थे। उनकी आंखों में कोई जज्बात नहीं थे, बस एक बर्फीली और जानलेवा नफरत थी। वो हमारे बिल्कुल करीब आकर खड़े हो गए। उनकी सांसों की गर्माहट हमारे चेहरे पर महसूस हो रही थी। उन्होंने बिना कोई शब्द बोले अपनी कमर से रिवॉल्वर निकाली। रिवॉल्वर को लोड करने की वो कड़क आवाज पूरे खाली हॉल में गूंज उठी। यश ने बिना एक पल की देरी किए रिवॉल्वर की नली सीधे हमारे माथे के बीचों बीच टिका दी। धातु का वो बर्फीला स्पर्श हमारी रूह को कपा गया। यश की उंगली ट्रिगर पर दबने ही वाली थी कि वो हमारे कान के पास झुके और बड़ी मध्यम पर डरावनी आवाज में फुसफुसाए, तुम्हें क्या लगा सुनो, तुम यहाँ सुरक्षित हो। यश ने बिना एक पल की देरी किए रिवॉल्वर की नली सीधे हमारे माथे के बीचों बीच टिका दी। धातु का वो बर्फीला स्पर्श हमारी रूह को कपा गया। यश की उंगली ट्रिगर पर दबने ही वाली थी कि वो हमारे कान के पास झुके और बड़ी मध्यम पर डरावनी आवाज में फुसफुसाए, तुम्हें क्या लगा सोना, तुम यहाँ सुरक्षित हो। हमारी सांस अटक ही चुकी थी। हम अभी कुछ आगे कह पाते उससे पहले ही गन की आवाज ने मेरी रूह कपा दी और अगले ही पल झटके के साथ हमारी आंखें खुल गई। हमारा पूरा शरीर पसीने से तरबतर था और हम बुरी तरह हाँफ रहे थे। धड़कनों की रफ्तार इतनी तेज थी कि लग रहा था दिल अभी सीना चीर कर बाहर आ जाएगा। हमने कांपते हुए हाथों से अपने माथे को छुआ। वहाँ कोई घाव नहीं था, कोई खून नहीं था। हम अभी भी उसी सोफे पर बैठे थे जहाँ सजावट के काम से थककर हम कुछ देर सुस्ताने के लिए रुके थे। हॉल में अभी भी वही सन्नाटा पसरा था, पर अब वो डरावना नहीं लग रहा था। सोफे पर बैठते ही कब हमारी आंख लग गई और कब अधूरी नींद ने इस भयानक और बुरे सपने का रूप ले लिया हमें पता ही नहीं चला। वो गन, वो नफरत भरा चेहरा और वो गोली, सब हमारे डर की उपज थी। 15 मिनट बाद वर्कर्स वापस आ गए और हमें खुद को संभाल कर फिर से काम में लगा लिया। 2 बज चुके थे। तभी यश की मम्मी यानी आंटी का कॉल आया। कहाँ है तू सोना? हमने कहा नीचे काम करवा रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा जल्दी ऊपर आ, घर पर काम है। उनकी बात सुनकर हम सोच में पड़ गए। मन में डर था कि कहीं फिर से यश के सामने ना जाना पड़े। हमने पहली बार उन्हें मना किया, नहीं आंटी अभी बहुत बिजी हैं, अभी नहीं आ पाएंगे और बाद में आते हैं, ये कहकर फोन काट दिया। बुरा तो बहुत लग रहा था मगर हम यश की उन कड़वी बातों को भूल नहीं पा रहे थे। हम फिर से उनके सामने जाकर खुद को अपमानित नहीं करना चाहते थे। तभी भाभी का कॉल आया। उनका स्वर इस बार काफी सख्त था। सोना भूख नहीं लगी? 2 बज गए हैं। हमने टालने की कोशिश की पर वे शुरू हो गई। अच्छा, कल रात भी खाना नहीं खाया तुमने, सुबह भी नाश्ता नहीं किया और अभी भूख नहीं, क्या बात है? हमने फिर वही रटा रटाया बहाना बनाया। नहीं भाभी कोई बात नहीं है, बस हम बिजी हैं, आ जाएंगे 5 बजे तक काम खत्म करके, तो खाएंगे ना बाबा। भाभी कुछ और बोलती उससे पहले ही हमने फोन काट दिया और सीधा स्विच ऑफ कर दिया ताकि कोई और व्यवधान ना आए। काम की धुन ऐसी थी कि समय का पता ही नहीं चला। शाम के 6 बज गए, तब जाकर कहीं सजावट का काम पूरा हुआ। हॉल अब किसी दुल्हन की तरह चमक रहा था। हम सब मीटिंग हॉल में इकट्ठा हुए और सेक्रेटरी आंटी से रात को धन्वंतरी पूजा के बाद मिलने का वादा करके अपने अपने घर की ओर निकल गए। हम वृंदा के साथ सीढ़ियां चढ़ रहे थे। उसे तीसरी मंजिल पर छोड़कर हम ऊपर बढ़े। घर का दरवाजा खुला था और अंदर से घी के दियों और अगरबत्ती की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। मम्मी और भाभी पूजा की तैयारियों में पूरी तरह डूबी हुई थी। हमारे कदम जैसे ही घर के अंदर पड़े, मम्मी ने आवाज लगाई, सोना हो गया सारा काम नीचे का? हमने थके हुए स्वर में कहा, जी मम्मी। मम्मी ने हमारी उतरी हुई शक्ल देखी और चिंतित होकर बोली, ठीक है जाओ थोड़ी देर आराम करो और फिर कुछ खाओ पियो, ऐसे में तो बीमार पड़ जाओगी। हमने बस कहा और सीधे अपने कमरे में चले गए। थकावट इतनी ज्यादा थी कि कमरे की लाइट जलाने तक की हिम्मत नहीं थी। बिस्तर पर लेटते ही सिर चकराने लगा। थोड़ी देर बाद भाभी कमरे में आई। उनके हाथ में चाय और नाश्ते की प्लेट थी। उन्होंने कढ़ाई से कहा, खाओ पहले से, तब तक हम पानी गर्म करते हैं, फिर नहाओ और पूजा के लिए आओ। नए कपड़े देख लो क्या पहना है बताओ, हम निकाल देते हैं। हमने निढाल होकर कहा, कुछ भी निकाल दीजिए, हम बहुत थक गए हैं भाभी। भाभी हमें खाकर खत्म करने का आदेश देकर बाहर निकल गई। हमने जैसे तैसे नाश्ता खत्म किया और नहाने चले गए। गर्म पानी से शरीर की थकान थोड़ी कम हुई। नहाकर आए तो देखा भाभी ने खूबसूरत सा लिबास निकाल रखा था। उसे पहना, गीले बालों को सलीके से बांधा और खुद को आईने में देखा।
आंखें थकी थी पर चेहरे पर एक संतोष था कि काम पूरा हो गया। रात के 7:30 बजे हम मम्मी और भाभी ने मिलकर श्रद्धापूर्वक धन्वंतरी पूजा की। घर में लक्ष्मी और कुबेर आगमन की प्राचीन विधि संपन्न हुई। तभी यश की मम्मी हमारे घर आई। हमने उनका आशीर्वाद लिया और उन्हें प्रसाद दिया। कुछ देर बाद हम पड़ोसियों से मिलने के लिए बाहर निकले। गलियारे में रोशनी कम थी। जैसे ही हम मुड़े, सामने से आते हुए उन्हीं सरू महाराज यानी फौजी साहब से हमारी जोरदार टक्कर हो गई। इससे पहले कि हमारा संतुलन बिगड़ता, हम फर्श पर गिरते, उन्होंने फुर्ती से हमें पकड़ लिया। उनके हाथ हमारी कमर और बाजू पर इतने मजबूत थे कि हम हिल भी नहीं पा रहे थे। उन्हें अपने इतने करीब देखकर एक पल को तो जैसे हम सांस लेना ही भूल गए। उनकी भूरी भूरी आंखें आज पहली बार किसी पत्थर की तरह नहीं बल्कि एक अथाह समंदर की तरह अपलक हमारी आंखों में झांक रही थी। हम बस उन्हें देखते ही रहे। सुबह जो लाल आंखें हमने देखी थी उसकी सच्चाई जानने की कोशिश में हमारी नजरें उनकी आंखों में गड़ी रही। इस वक्त उनकी आंखें कम थकी लग रही थी। शायद दोपहर में उन्होंने आराम किया हो। अचानक हमें अपनी स्थिति का एहसास हुआ और हम हड़बड़ाकर उनसे दूर हुए। मन में ख्याल आया, हो गया हमारा कल्याण, अभी फिर से हमें सुनाएंगे। इसी हड़बड़ाहट में जैसे ही उन्होंने कुछ बोलने के लिए लब खोले, हमने डर के मारे अपनी आंखें मींच ली और जल्दी से सफाई देने लगे। सॉरी, वो हमने आपको देखा नहीं, जल्दी में थे इसलिए टकरा गए। सच में नहीं देखी आपको, प्लीज आप आज डांटिएगा मत, हमने जानबूझकर ही नहीं किया, कसम से माफ कर दीजिए। हमें उम्मीद थी कि अब कोई कड़वा प्रवचन सुनने को मिलेगा, पर जो हुआ उसने हमें स्तब्ध कर दिया। उन्होंने अचानक अपने हाथ की उंगली हमारे होठों पर रख दी। बहुत ही धीमी मगर गहरी आवाज में कहा, चुप, बिल्कुल चुप, एक आवाज नहीं। उनके स्पर्श में एक अजीब सी गर्माहट थी। उनके इतना बोलते ही हमारी सारी बोलती बंद हो गई। हम बस सिर झुकाकर जड़वत खड़े रहे। वे ना जाने आज किस मिजाज में थे, बस हमें खामोशी से निहारे जा रहे थे। ना खुद कुछ बोल रहे थे, ना हमें बोलने की इजाजत दे रहे थे। गलियारे का सन्नाटा हमारे दिल की धड़कनों से भर गया था। उनके इस तरह घूरने से हम बहुत असहज महसूस कर रहे थे। समझ ही नहीं आ रहा था कि हम अपनी नजरें कहां टिकाएं। हमें इस तरह बेचैन होते देख वे हल्के से मुस्कुराए और बोले, डर क्यों रही हो, खा थोड़ी जाऊंगा तुम्हें। इतना कहकर वे बिना किसी और शब्द के मुड़े और अपने घर के अंदर चले गए। दरवाजा बंद होने की आवाज आई और हम अभी भी वहीं खड़े थे, बिल्कुल स्तब्ध। लगा जैसे वक्त की सुइयां थम गई हों। थोड़ी देर बाद हमने खुद को सामान्य किया, पर अब नीचे जाने की हिम्मत नहीं बची थी। हम वापस अपने घर के अंदर आ गए। अंदर सोफे पर आंटी बैठी थी। उन्होंने हमें देखते ही टोक दिया, ओए चापली, क्या हुआ आजकल तू बदली बदली सी क्यों है? मुझसे ढंग से बात भी नहीं करती, घर पर भी नहीं आती और ना ही फोन का जवाब देती है। बेटा, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? उनकी ममता भरी आवाज सुनकर हमारी आंखों में नमी तैर गई। हम उनके पास गए और उसी सोफे के पास खड़े होकर बोले, अरे नहीं आंटी, आजकल थोड़ी बिजी ज्यादा थे ना, वो तैयारी जो करनी थी इसलिए नहीं आ पाए। हमने उनके करीब बैठकर माफी मांगी, फिर उनके सीने से लगकर उनकी गोद में सिर रखकर लेट गए। आंखें बंद करते ही हमारे मन में उथल पुथल शुरू हो गई। हमने मन ही मन कहा, अब आपको क्या बताएं आंटी कि क्या बात है, आपके घर आने में अब 100 बार सोचना पड़ता है। वहाँ वो सरू महाराज जो विराजमान है। हम आंखें बंद किए यश की उस खामोश उंगली और बदलती नजरों के बारे में सोच ही रहे थे कि आंटी ने बहुत ही प्यार से हमारे बालों को सहलाया और बड़े ही कोमल स्वर में कहा, बहुत प्यारी लग रही है आज तू, कहीं किसी की नजर न लग जाए। उनकी बात सुनकर हमने झटके में आंखें खोली और फिर तुरंत बंद कर ली। हमारे जहन में अभी बाहर गलियारे में जो हुआ वो एक एक पल किसी फिल्म की रील की तरह तेजी से दौड़ने लगा। यश की वो नजदीकी, वो स्पर्श और वो आवाज। हमने मन ही मन गहरी सांस ली और खुद से कहा, तभी वो सरू महाराज इतनी देर से हमें यूं घूरे जा रहे थे। सोना को एहसास हो गया था कि इस दिवाली की रोशनी केवल बाहर ही नहीं बल्कि उसके मन के किसी अंधेरे कोने में भी दस्तक दे रही है। हम अभी उनके बारे में ही सोच रहे थे कि आंटी का फोन बज उठा। उन्होंने फोन पिक किया और कहा, हाँ अभी बोल, क्या हुआ? उनके मुंह से अभी सुन हम समझ नहीं पाए कि किसका फोन है, तो हम कुछ नहीं बोले, बस चुपचाप पड़े पड़े उनकी बातें सुनने लगे। सामने वाले ने जाने क्या कहा आंटी से और फोन कट हो गया। फोन कट होने के बाद आंटी ने कहा, ये लड़का भी ना, और उठकर जाने लगी। तो हमने उनसे पूछा, क्या हुआ आंटी, किसका फोन था? तो उन्होंने कहा, अभी का। तो हमने उनसे पूछा, अभी कौन अभी? तो उन्होंने कहा, अरे चापली, मेरा बेटा अभी। तब हम थोड़ा और चौंके और बोले, आपका बेटा? मगर उनका नाम तो यश है ना। फिर हम थोड़ी जिज्ञासा लगाते हुए उनसे बोले, आंटी क्या आपका कोई दूसरा बेटा भी है क्या? तो हमारी बात सुन उन्होंने हमारे सिर पर एक चपत लगाई और बोली, पागल कहीं की, मेरा कोई दूसरा बेटा नहीं है, मेरा सिर्फ एक ही बेटा है जो घर पर है, बस वही है मेरा बेटा, समझी? और उसका नाम यश नहीं है, वो तो बस बोलने वाला नाम है और उस नाम की एक वजह है। सुन बताती हूँ। वो क्या है ना, बचपन में उसे हर बात में यश बोलने की बहुत बुरी आदत थी, तो सबने उसे यश बुलाना ही शुरू कर दिया। तब से यही नाम चलने लगा, सब प्यार से उसे यश ही बोलने लगे। उनकी बात सुन हम चौंके और सोचने लगे कि मतलब जिनसे अब तक हम इतनी डांट खा और गुस्से का शिकार हो चुके हैं, अब तक हमें उनका ओरिजिनल नाम तक नहीं पता। तेरी की सोना, इतना सब सोच हमने आंटी से कहा, तो उनका नाम क्या है? तो आंटी ने पहले हमें ध्यान से देखा और फिर बोली, तुझे अभी तक मेरे बेटे का नाम तक नहीं पता? तो हमने कहा नहीं। तो उन्होंने अपना सर पीट लिया और बोली, धन्य हो देवी। फिर हमने उनसे कहा, हाँ तो हमें कैसे मालूम होगा, आज तक आपने बताया ही कब? तो आंटी बोली, तो तूने पूछा ही कब? तो हम झटके से बोल गए, हम क्यों पूछे उन सरू जी का नाम? हमारी बात सुन आंटी बोली, क्या क्या कहा तूने? हमें तुरंत होश आया कि हमने अभी क्या बोल दिया, तो हम जल्दी से अपनी बात बदले और बोले, अरे नहीं आंटी, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, आप नाम बता रही थी ना उनका? तो आंटी बोली, अरे हाँ, वो उसका पूरा नाम अभय प्रताप शर्मा है, सब प्यार से उसे यश कहते हैं और मैं अभी। उनकी बात सुन हमने मन में कहा, ओह तो जनाब का नाम अभय प्रताप है, तभी ये हमेशा बिना किसी भय के डांटते रहते हैं सरू कहीं के। खैर इनका नाम जो भी हो, हमारे लिए तो ये हमेशा सरू जी रहेंगे बस। और सोचते सोचते जाने कब हमारे चेहरे पर एक मुस्कान छा गई, जिसे देख आंटी ने कहा, क्या हुआ चापली, इतना मुस्कुरा क्यों रही है? हमने उनसे कहा, नहीं कुछ नहीं आंटी, वो बस ऐसे ही। फिर हम बोले, वैसे क्या हुआ, घर क्यों जा रही हो आप? तो वो बोली, उसे उसका कोई बैच नहीं मिल रहा, तो वही ढूंढना है इसीलिए जा रही। तो हमने कहा, अपना बैच भी संभाला नहीं जाता जिनसे, वो बाकी सब कैसे करेंगे? तो आंटी ने कहा, तू बस उसकी बुराई देख, हाँ बाकी अच्छाई तो तुझे दिखेगी नहीं। तब हमने कहा, अच्छाई होगी तो दिखेगी ना। तब आंटी ने थोड़ा सीरियस होकर कहा, नहीं बेटा, मेरा अभी सच में सबसे बेस्ट है, शायद ही आज के समय में ऐसा कोई बेटा होगा जैसे वो है। आजकल तो बेटे पास रहकर भी माँ बाप का ख्याल नहीं रखते, उन्हें वृद्धाश्रम भेज देते हैं। वही एक मेरा अभी है, दूर रहकर भी कभी भी बिना मुझे फोन किए खुद खाना नहीं खाता। मैं भले ही अपनी दवाइयां लेना भूल जाऊं, मगर उसे बराबर याद रहता है। अगर किसी मिशन पर जाता है तो पहले कभी नहीं बताता, इसलिए कि मैं घबरा जाऊंगी, मगर जब वापस आता है तो फोन करके पूरी बात बता देता है। मैंने कई बार कहा उसे कि शादी कर ले, मगर नहीं करता है। कहता है क्या पता कैसी लड़की मिले, आपका ख्याल रखेगी कि नहीं पता नहीं। मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, मुझे हम दोनों के बीच कोई तीसरा नहीं लाना। अब तू ही बता क्या बोलूं मैं अपने इस बेटे को, जो मेरा ख्याल एक छोटे बच्चे जैसे रखता है। उनकी बात सुन हम थोड़ा सोच में पड़ गए।
जो सरू जी हमारे साथ इतने बुरे हैं वही अपनी माँ से इतना प्यार करते हैं। कितनी खुशकिस्मत है आंटी। अब हम खुद दो राहे में फंस गए थे कि इन्हें अच्छा समझे या बुरा। तभी आंटी बोली, हे भगवान तेरे चक्कर में भूल गई, बुलाया था उसने मुझे, मैं जा रही हूँ, बाद में आऊंगी। इतना बोल वो चली गई, मगर हमें सोचने पर मजबूर कर गई। थोड़े टाइम बाद भाभी आई और बोली, चलो खाना खा लो, 10 बज गए हैं। हम भी उठे और खाना खाने के लिए चले गए। खाना खाकर हम आज ऊपर छत पर टहलने निकल गए। मन में अजीब सी उलझन थी। आज ऊपर छत पर खुले आसमान के नीचे बहती सर्द हवाओं की सनसन सुनाई दे रही थी। हम ऊपर चक्कर काट रहे थे कि हमें वहाँ किसी और के भी होने का एहसास हुआ। कदमों की आहट कानों में पड़ी तो हमें यकीन हो गया कि कोई तो है। हम देखने आगे बढ़े तो बाईं ओर की ऊंची दीवार के पास एक परछाई दिखी। सिगरेट के धुएं से साफ पता चल रहा था कि वहाँ कोई है। हमने पीछे से ही जाकर कहा, कौन है आप? यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आपको पता नहीं है कि यहाँ पर स्मोकिंग अलाउड नहीं है? प्लीज आप अपनी ये सिगरेट बुझाइए या तो फिर नीचे जाकर अपने घर में पीजिए। मगर उसने ना तो अपनी सिगरेट बुझाई ना जवाब दिया। हमने तेज आवाज में कहा, आपको सुनाई नहीं देता हम क्या कह रहे हैं? आवाज सुन वो शख्स पलटा तो उन्हें देख हमारे चेहरे का रंग उड़ गया। हमारे सामने इस वक्त सड़ू जी यानी फौजी जी खड़े थे। उन्होंने सिगरेट फेंकी और हमारी तरफ बढ़ने लगे। हम डर कर पीछे हटने लगे और रेलिंग से जा सटे। वो बिल्कुल सामने आकर हाथ बांध खड़े होकर बोले, अब बोलो क्या बोल रही थी? तो हम बोले, नहीं नहीं तो कुछ भी तो नहीं। हम भला क्यों बोले आपको कुछ? आपका जो मन करे कीजिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे आपको। हमारी बात सुनकर वो बोले, जो मन करे वो करूं? हमने टेंशन में कह दिया, जी हमने कब मना किया? आपकी लाइफ आप जानिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो वो फिर बोले, सोच लो, फिर मत कहना कि क्यों किया ऐसा। हमें बात समझ नहीं आई तो हमने कहा, क्या मतलब है आपका? तो वो अब भी कुछ नहीं बोले, बस बार बार हमें घूरे जा रहे थे नीचे से ऊपर तक। हम दाहिने साइड से निकलने लगे तो उन्होंने हाथ रेलिंग पर रख दिया। बाईं साइड से निकलने लगे तो वहां भी अपना हाथ रख दिया और बिल्कुल हमारे सामने झुके और बोले, अभी तो बोल रही थी जो मन करे करूं, अब भाग रही हो क्यों? उनके करीब झुकने से हमें उनकी सांसों की गर्माहट चेहरे पर महसूस हुई। हमने आंखें बंद कर ली, माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। हमने कहा, हमें जाने दीजिए, हमें घर जाना है। तो वो बोले, तो चले जाना, मैंने कब मना किया, बस मैं अपना काम कर लूं फिर चली जाना। उनके अजीब तरह से देखने से हमें इतना डर लगा कि हमने अपनी आंखें कस के भींच ली। वो अजीब हंसी हंसकर बोले, क्या हुआ, अब तुम आंखें क्यों बंद कर रही हो? देखो अभी तुमने ही कहा कि जो करना है करूं मैं, अब तुम मुझे मना नहीं कर सकती, समझी? उनकी बातें सुन हमारे दिल की धड़कन बुलेट ट्रेन से चलने लगी। उन्होंने अपना एक हाथ उठाकर धीरे धीरे हमारे गले में ओढ़ रखे दुपट्टे की तरफ बढ़ाया तो हमने गुस्से से उन्हें जोर से धक्का दे दिया और वहां से रोते हुए सीधे सीढ़ियों से नीचे उतर गए। हम सीधे घर आकर अपने कमरे में चले गए और बिस्तर पर औंधे मुंह लेटकर बेतहाशा रोए जा रहे थे। हमारे मुंह से बस इतना ही निकल रहा था, बहुत बुरे हो आप, बहुत बुरे। आंटी जो भी आपके बारे में कहती है सब झूठ है, आप जानवरों से भी बदतर हो। आज के बाद हम कभी आपके सामने नहीं आएंगे। हम सिसकते हुए बोले, हम तो आंटी की बात सुन आपको एक अच्छे दिल का इंसान समझने लगे थे, इज्जत बढ़ने लगी थी, मगर अच्छा हुआ जो आपने खुद ही असली रूप दिखा दिया। रोते रोते सुबह के 4 बज गए, तब जाके कहीं हमारी आंख लगी। फिर जब हम सुबह 8 बजे उठे तो सर बहुत दुख रहा था और आंखें भी जल रही थी। लिहाजा जल्दी से नहा धोकर 1 कप चाय पी, तब थोड़ा आराम मिला, लेकिन इस आराम पर ग्रहण लगने वाला था। सुबह की चाय पीकर हम बाहर निकल गए। मन बहुत भारी था, जैसे कल रात का वो खौफनाक मंजर आंखों के सामने जमा हुआ हो। हम वृंदा के घर गए, सोचा थोड़ा बात करेंगे तो दिल हल्का होगा, पर वहां भी मन नहीं लगा। रह रहकर यश की वो अजीब हरकतें और उनका वो बदला हुआ रूप याद आ रहा था। हार कर हम वापस घर लौट आए। अभी अपने कमरे में बैठे ही थे कि घर की डोरबेल बजी। भाभी ने दरवाजा खोला, सामने आंटी खड़ी थी। आंटी के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट और परेशानी साफ दिख रही थी। उन्होंने अंदर आते ही हड़बड़ाहट में पूछा, बहू सोना कहाँ है? भाभी ने उनके पांव छुए और चिंता से बोली, भीतर कमरे में है काकी। क्या हुआ, आप बहुत टेंशन में लग रही हैं, कोई काम है क्या? आंटी ने बस इतना ही कहा, हाँ बुला दो उसे, थोड़ा जरूरी काम है बेटा। भाभी के कहने पर आंटी सीधे हमारे कमरे में चली आई। उन्हें इतना घबराया देख हम कुछ बोलते उससे पहले ही उन्होंने कहा, सोना सुन बेटा तो चलना मेरे साथ। हमने भाभी से अभी आते हैं कहा और बिना कुछ पूछे उनके साथ उनके घर चले गए। वहाँ पहुंचते ही आंटी हमें सीधे फौजी साहब यानी अभय के कमरे में ले गई। जैसे ही हमारे कदम उस कमरे में पड़े, कल रात की सारी घटना किसी फिल्म की तरह दिमाग में कौंध गई। एक घृणा और डर की लहर दौड़ गई और हमने झटके से अपना मुंह दूसरी ओर मोड़ लिया। पर तभी आंटी की रुआंसी आवाज हमारे कानों में पड़ी, सोना देखना इसके हाथ से कितना खून निकल रहा है, जाने कब लगी इसे ये चोट। पूछती हो तो बताता नहीं है और डॉक्टर के पास भी नहीं जाता। तुझे कोई डॉक्टर पता है जो यहाँ घर आकर इसका इलाज कर दे? आंटी की घबराहट देखकर हमने अनचाहे ही उनकी हथेली की तरफ देखा। देखते ही हमारे रोंगटे खड़े हो गए। उनकी पूरी हथेली खून से सनी थी, जैसे किसी धारदार चीज से गहरा वार किया गया हो। चोट वाकई बहुत गहरी थी। हमारी नजरें उनके चेहरे पर जा टिकी। अभय अपने दर्द को छुपाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, पर उनके माथे पर पड़ी सिलवटें दर्द की गहराई खुद बयां कर रही थी। हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन्हें ये चोट लगी तो लगी कैसे, और ये डॉक्टर के पास जाने से मना क्यों कर रहे हैं। नेवी या आर्मी वाले तो अपनी फिटनेस को लेकर बहुत गंभीर होते हैं, फिर ये अपनी जान की परवाह क्यों नहीं कर रहे। हम मन ही मन कई अटकलें लगा रहे थे। तभी आंटी ने हमें झकझोरा, क्या सोच रही है बेटा, बताना, क्या कोई डॉक्टर? हमने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, हाँ है ना डॉक्टर मानसी जी, यही पास में उनका क्लिनिक है, मैं अभी उन्हें फोन कर देती हूँ, वो जल्दी ही आ जाएंगी। आंटी की आंखों में आंसू आ गए। हाँ कर दे बेटा, काफी खून बह गया है इसका, ये पागल समझता नहीं है। हमने आंटी को गले लगाकर चुप कराया और यश की तरफ एक तीखी नजर डाली। जैसे ही हमारी नजरें मिली उन्होंने तुरंत अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर को कॉल करने के बाद हमने आंटी को वहीं बेड पर बिठाया और कठोर स्वर में बोले, क्यों बेकार में परेशान हो रही हैं आप? जब जिसे चोट लगी उसे ही कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो आप क्यों घबरा रही हैं? आती होंगी डॉक्टर, अभी इलाज हो जाएगा। इतना कहकर हम बाहर वाले कमरे में आकर बैठ गए। हमने दोबारा मुड़कर उनकी तरफ नहीं देखा। कल रात की बदतमीजी और आज का ये नाटक सब हमारे दिमाग में घूम रहा था। थोड़ी देर में डॉक्टर मानसी आई। हमने उन्हें अंदर कमरे में भेजा और खुद आंटी के साथ बाहर ही रुके। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आई। आंटी ने घबरा कर पूछा, कैसा है वो अब? ज्यादा खून तो नहीं बह गया? डॉक्टर ने सांत्वना दी, जी हाँ अब ठीक है, खतरा नहीं है पर चोट गहरी है, लोहे की किसी चीज से घाव अंदर तक चिर गया है, थोड़ा ख्याल रखिएगा। डॉक्टर दवाइयां लिखकर चली गई। आंटी जैसे ही कमरे के अंदर गई हम भी पीछे पीछे गए, पर दरवाजे के पास ही रुक गए। अंदर अभय आंटी को समझा रहे थे, माँ मैं ठीक हूँ, इतनी छोटी सी बात पर क्यों घबराने लगती हो? आंटी रोते हुए बोली, बेटा मैं कमजोर नहीं हूँ पर तेरी इन हरकतों से डरती हूँ, तो खुद को यूं दर्द क्यों देते रहता है?
उस दिन तेरी कोई गलती नहीं थी, तू अपनी जगह बिल्कुल सही था। तूने जो किया एक सच्चा सोल्जर वही करता, क्योंकि तुम लोगों के लिए देश सबसे पहले। फिर तू क्यों खुद को दोषी मानता है? आखिर कब तक तू सबकी गलतियों की सजा खुद को देता रहेगा? आंटी की बातें सुनकर हम सन्न रह गए। आखिर किस उस दिन की बात हो रही थी? कौन सा दोषी? हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी अभय ने अपनी माँ को गले से लगा लिया और बोले, माँ तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, ये चोट तो बस यूं ही लग गई। आंटी थोड़ा शांत हुई और उन्हें आराम करने का कहकर बाहर निकल गई। हम दवाइयां रखने के लिए कमरे के अंदर थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि अभय ने झटके से हमारा हाथ पकड़कर हमें अपनी तरफ खींच लिया। उनकी आंखों में वही पुराना गुस्सा और लालिमा थी। वे फुसफुसाते हुए मगर बेहद गुस्से में बोले, तुम खुद को समझती क्या हो? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तुम्हें हमेशा हम दोनों माँ बेटे के बीच क्यों आना होता है? क्यों दीवार बन रही हो तुम हमारे बीच? उनके इस बेमतलब के इल्जाम पर हम अवाक रह गए। हमने तो कुछ किया भी नहीं था, पर वे रुके नहीं। देखो, अगर तुमने जरा सी भी कोशिश की हमें अलग करने की, तो कसम से बोल रहा हूँ, एक क्षण नहीं लगेगा तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को बर्बाद करने में, समझ लेना। सिर्फ बर्बाद करना ही सिखाया आपने? वर्दी पहली तो क्या खुदा हो गए? हमने भी आवेश में कहा। ये सुनते ही उनकी आंखों में नफरत का उबाल उतर आया। हमने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, पर उनकी पकड़ लोहे जैसी थी। फिर उन्होंने एक झटके से हमें पीछे की तरफ धकेला। हम अपना संतुलन नहीं बना पाए और सीधे जमीन पर गिर पड़े। गिरने की वजह से हमारे हाथ की कांच की चूड़ियां टूटकर कलाई में चुभ गई और खून निकलने लगा। हम जैसे तैसे उठे और बिना एक शब्द कहे उनके कमरे से भाग आए। घर आकर हम अपने कमरे में खामोश बैठ गए। आंसुओं ने गालों को भिगो दिया था। मन में बस यही सवाल था कि आखिर हमने उनका क्या बिगाड़ा है। शाम होते होते हमने खुद को संभाला। आज छोटी दिवाली थी, तो जल्दी से चेहरा धोकर तैयार हुए और भाभी के साथ तैयारियों में लग गए। शाम की पूजा की और फिर एक दीपक लेकर कूड़े के पास जलाने के लिए नीचे गए। हमने घर की सुख शांति की प्रार्थना की और वापस लौटने लगे। रास्ते में फिर आंटी मिल गई। आज वे हमारे चेहरे को बहुत गौर से देख रही थी, जैसे कोई सच तलाश रही हो। हमने पूछा, क्या हुआ आंटी? हमारे चेहरे पर कुछ लगा है क्या? उन्होंने धीमे से कहा, नहीं तो बस ऐसे ही। तू ठीक तो है ना सोना? उनकी आवाज में एक अनजाना डर था। हमने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ आंटी बिल्कुल ठीक हूँ, भला मुझे क्या होगा? ये सुनकर आंटी ने हमसे कहा, कुछ नहीं, ऐसे ही मन में आया तो सवाल पूछ लिया। तो हमने उनसे कहा, अच्छा ठीक है, और अपने घर आने लगे। तो आंटी पीछे से फिर बोली, सोना तुझसे कुछ बातें करनी है, जब फ्री हो तो घर आना। हमने जी ठीक है कहा और भीतर चले गए, पर दिल अभी भी किसी अनजानी आहट से धड़क रहा था। यश के उस हिंसक व्यवहार और उनकी माँ के साथ हमारे बढ़ते जुड़ाव को लेकर उन्होंने जो जहर उगला था, वो हमारे मन को रह रहकर कचोट रहा था। हम घर पर आए, थोड़ी देर भाभी और मम्मी से बातें की, फिर अपने कमरे में आकर हमने सबसे पहले अक्षिता को कॉल किया। फिर वृंदा, देवी, सिड और नीतीश सभी को कॉन्फ्रेंस कॉल पर रखकर हमने दिवाली की तैयारियों पर चर्चा शुरू की। हमने ठोस स्वर में कहा, कल की तैयारियां हो गई ना पूरी तरह? कल दिवाली है, सब अरेंजमेंट हुआ है ना? देख लेना सभी एक बार, और कल सभी थोड़ा जल्दी अपने घर से सभी काम खत्म करके नीचे आ जाना। शाम को 3 बजे से ही रंगोली और फूलों से गेट की सजावट करनी पड़ेगी, वरना 7 बजे तक नहीं होगा सब। पूजा का मुहूर्त 7:40 का है, तो सब तैयारियां उसी हिसाब से करनी होगी। सभी ने एक स्वर में सहमति जताई और हमने फोन रख दिया। फोन रखकर हम अपने बिस्तर पर लेट गए और आंखें बंद कर सोचने लगे जो आज दोपहर में सब हुआ। वो सब याद कर हमें थोड़ी चिंता होने लगी। हम सोचने लगे, क्या हम सच में उनके और उनकी माँ के बीच की दीवार बन रहे हैं? क्या सच में हम उनकी माँ को उनसे छीन रहे हैं? लेकिन हमने तो कभी ऐसा नहीं सोचा, फिर उन्होंने क्यों सोच लिया? हम इन्हीं अपनी सोचों में डूबे थे कि हमारा फोन अचानक गनगना उठा। हमने बिना नाम देखे ही फोन उठाया और बुझे मन से बोले, हेलो। तो उधर से जानी पहचानी और चहकती आवाज आई, हेलो स्वीटी, कैसी हो हमारी राजकुमारी जी? हम जो अब तक बिल्कुल उदास और आंखों में आंसू लिए लेटे थे, उस आवाज को सुनते ही एकदम से मुस्कुरा पड़े। हमारे चेहरे पर जैसे सूरज निकल आया हो। हम खुशी से चहकते हुए बिस्तर पर उठ बैठे और बोले, आप? तो उधर से शरारती अंदाज में आवाज आई, हाँ तो और कौन फोन करने लगा इस वक्त हमारी राजकुमारी को? हमने कहा, अरे नहीं, वो हमने बिना नाम देखे फोन रिसीव किया ना, इसलिए पूछ रही हूँ। तो वहां से आवाज आई, अच्छा जी। हमने तुनक कर कहा, हाँ जी। वहां से फिर आवाज आई, और बताओ कैसी हो? हमने बनावटी गुस्से में कहा, क्यों बताया आपको, क्या लेना देना हमसे? वो बोले, अरे बाप रे इतना गुस्सा। अब हम फटने को तैयार थे। हाँ तो इतने दिनों बाद याद आई आपको हमारी? पूरे 2 महीनों बाद फोन कर रहे हैं आप हमें, ये क्या बात हुई? एक पल का वक्त नहीं मिलता आपको हमसे बात करने का? इतनी भी फिक्र नहीं आपको हमारी कि एक बार हाल खबर ले लें कि हम जिंदा भी हैं कि मर गए? वो शांत स्वर में बोले, चुप करो, पागल हो गई हो क्या? कुछ भी बोलना होता है आपको? हम बोले, हम सच कह रहे हैं, हम आपसे सच में बहुत नाराज हैं, बात नहीं करेंगे बिल्कुल। तो उन्होंने एक पासा फेंका, अगर हम घर आए फिर भी नहीं? हमने तंज कसा, आप आइए तो पहले तब देखेंगे। पिछले 7 महीने से तो आप नजर नहीं आए और फोन भी 2 महीनों बात कर रहे हैं। तो उन्होंने हंसते हुए कहा, आप पहले आकर दरवाजा खोलेंगी तभी तो हम अंदर आएंगे। उनकी बात सुनकर हम चौंक गए, हमारा दिल तेजी से धड़कने लगा। हमने पूछा, क्या आप सच में बाहर हो? तो वो बोले, यकीन नहीं है तो आओ देख लो। हम बिना एक पल रुके जल्दी से उठे और भागकर दरवाजा खोल दिया। सामने वो खड़े मुस्कुराए जा रहे थे। उन्हें देखते ही हमारे सब्र का बांध टूट गया। हम तुरंत उनके सीने से जा लगे और फूट फूट कर रोने लगे। तो उन्होंने हमें कस के गले से लगा लिया और बड़े प्यार से बोले, बस करिए राजकुमारी जी, और कितना रोएंगी? ऐसे तो आप बीमार हो जाएंगी। हमने उन्हें और कसकर पकड़ लिया। वो हमें थामे हुए सीढ़ियों के पास ही खड़े रहे और तब तक खड़े रहे जब तक हम शांत नहीं हो गए। जब हम थोड़े स्थिर हुए तो यूएसए गए थे। आज घर में सभी बहुत खुश थे। पापा, बड़े भैया, मंझले भैया और छोटे भैया सभी इकट्ठा थे। बड़े दिनों बाद सबने साथ में खाना खाया। भैया के साथ ही खाना खाए। फिर भैया बिजनेस की बात करने पापा और भाइयों के पास चले गए और हम अपने कमरे में आ गए। आज काफी लेट हो चुका था और हमें सुबह जल्दी उठकर, कल दिवाली थी तो हम जल्दी सोने चले गए और थोड़ी ही देर में हमें नींद आ गई। अगली सुबह हम 6 बजे उठे और नहा धोकर तैयार हो गए। सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा की, फिर मम्मी पापा के पास गए, उनसे शुभकामनाएं दी। फिर बड़े भैया, भाभी और मंझले भैया के पास गए। छोटे भैया के कमरे में जाकर उन्हें शुभकामनाएं दी और फिर चाय नाश्ता किया। उसके बाद छोटे भैया को साथ लेकर हम बाहर निकले। बाहर निकलकर अभी हम जाने ही वाले थे कि आंटी ने हमें बुलाया। वो बाहर ही थी, हमने उन्हें नहीं देखा था, मगर आंटी की नजर हम पर पड़ गई और वो बोली, सोना। हम उनकी तरफ मुड़े तो वो फिर हमारे चेहरे को बड़े गौर से देखने लगी। हमने उनसे पूछा, क्या हुआ आंटी? तो वो बड़ी फिक्र से बोली, तू ठीक तो है ना बेटा? इससे पहले कि हम कुछ बोलते, शौर्य भैया बीच में ही बोल पड़े, जी क्यों ठीक नहीं होंगी? हमारे होते हुए हमारी जान को कुछ हो सकता है भला? और उन्होंने हमें देखकर एक प्यारी सी मुस्कान दी। हम भी मुस्कुरा दिए। आंटी ने भैया को सवालिया नजरों से देखा और पूछा, अरे बेटा आप कौन? हमने पहचाना नहीं आपको। तो भैया ने अपनी चिरपरिचित अंदाज में कहा, सोना आपकी कौन है? आंटी बोली,
पड़ोस में रहती है ना, बेटी जैसी है, बहुत प्यारी बच्ची है। तो भैया ने सीना तान कर कहा, हाँ तो आपकी इस प्यारी बच्ची की जान है हम। और वो जोर से हंस दिए। तभी हमारी नजर दरवाजे के पास खड़े उन सड़ू फौजी साहब पर गई, जो जाने कब से हमें और हमारे भैया को घूरे जा रहे थे, हमारी बातें सुन रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी तलखी थी। हमने उन्हें देखा और तुरंत पलके झपकाकर गर्दन घुमा ली और उन्हें पूरी तरह अनदेखा कर दिया। फिर आंटी से बाद में मिलते हैं बोलकर हम भैया का हाथ पकड़कर नीचे चले गए। नीचे आते वक्त हमारे मन में एक अजीब सी हलचल थी। अभय का उस तरह हमें घूरना और शौर्य भैया की मौजूदगी पर उनका वो कड़ा व्यवहार हमें किसी आने वाले तूफान का संकेत दे रहा था। पर आज दिवाली थी और हम अपनी खुशियों में किसी सड़ू का साया नहीं पड़ने देना चाहते थे। नीचे आकर हम थर्ड फ्लोर पर पहुंचे तो हम रुक गए और चैन की सांस ली। सीढ़ियों पर उस चढ़ाई और ऊपर गलियारे में अभय की उन चुपती नजरों से दूर आकर हमें थोड़ा सुकून महसूस हुआ। फिर हमने भैया की तरफ एक नजर मारी और बोले, भैया रुकिए, वृंदा को बुला ले, मेरे साथ चलते हैं। भैया के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया, जैसे वो इसी पल का इंतजार कर रहे थे या फिर इससे भागना चाहते थे। उन्होंने बस इतना ही कहा, ठीक। फिर हम आगे बढ़े और वृंदा के घर की बेल बजा दी। थोड़ी देर बाद दरवाजा वृंदा ने ही खोला। हमने उसे जल्दी से साथ चलने को कहा तो वो बोली, बस 2 मिनट, और अंदर जाकर थोड़ी देर में बाहर आ गई। वो जैसे ही बाहर आई, हमारे साथ भैया को खड़ा देख एकदम स्तब्ध सी खड़ी रह गई। उसके हाथ जैसे हवा में ही थम गए और वो बस उन्हें देखती रह गई। हमने उसे हल्के से हिलाया और कहा, क्या हुआ तुझे, तू रुक क्यों गई? जैसे वो किसी गहरी नींद से जागी हो, हकलाते हुए बोली, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। फिर उसने धीरे से हमारे कान में फुसफुसाकर पूछा, सोना ये कब आए? हमने भी उसकी धड़कनों को महसूस करते हुए धीरे से कहा, कल रात। तब हमने अचानक भैया की तरफ देखा, जो भैया अब तक आंटी के सामने सबसे फक्कड़ और बिंदास अंदाज में बोले जा रहे थे। वे अब बिल्कुल चुप, किसी गुनहगार की भांति गर्दन नीचे किए खड़े थे। उनकी वो चौड़ जैसे कहीं गायब हो गई थी। और फिर हमने वृंदा की तरफ नजर घुमाई तो पाया कि वे भैया को घूरे जा रही थी, जैसे उसकी आंखों में शिकायतों का कोई पुराना सैलाब उमड़ आया हो। हमने उन दोनों को इस तरह खामोश देखा तो हमारे होठों पर एक शरारती मुस्कान छा गई। बोल को हल्का करने के लिए कहा, चले कि यही खड़े रहना है आज? हाँ। तो भैया ने हड़बड़ाहट में जल्दी से कहा, चलो चलो। और वे तेजी से नीचे की तरफ बढ़ गए। हमने वृंदा का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, क्या बात है, आज ही नजर लगाओगी क्या? इतने दिनों बाद आए हैं, कुछ तो रहम कर लो बेचारे पर। हमारी बात सुनते ही वृंदा का बांध टूट गया। वो बिना कुछ बोले हमसे लिपट गई और रो पड़ी। उसके ये आंसू खुशी के थे या बरसों के इंतजार के, हम समझ सकते थे। हमने उसे संभाला और ढांढस बांधते हुए कहा, शाम को छत पर भेज दूंगी, बात कर लेना, जितनी भी शिकायतें हैं, गिले शिकवे हैं, सब कह देना। पर अभी ये सब नहीं, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? आज दिवाली के दिन रुला दिया हमने तुम्हें। तो वो अपने आंसू पोंछते हुए बोली, अरे नहीं यार, बहुत समय हो गया ना, बात तक नहीं की उन्होंने मुझसे, इतनी भी क्या नाराजगी। हमने उसे समझाते हुए कहा, नाराज नहीं है, उन्हें समय ही नहीं मिला फोन करने का, घर पर भी तो नहीं किया था ना उन्होंने, हमने बताया था ना तुम्हें। वो बस कहकर चुप हो गए। फिर हम उसे लेकर नीचे बिल्डिंग के कंपाउंड में आ गए, जहाँ पहले से देवी, अक्षता, सिड और नीतीश खड़े कुछ बातें कर रहे थे। हम दोनों भी उनके पास जा पहुंचे। फिर सबने एक दूसरे को दिवाली की शुभकामनाएं दी और फिर काम में लग गए। दोपहर के 1 बजे हम भैया के साथ घर आए। हमने साथ खाना खाया और थोड़ी देर के आराम के बाद फिर दरवाजे के बाहर साफ सफाई कर रंगोली बनाने लगे। रंगोली बनाते बनाते हमें 3:30 बज गए। बड़ी रंगोली बनाई थी हमने, पूरे फ्लोर भर की। फिर घर में आए और भैया को बोलकर नीचे मुख्य रंगोली बनाने चले गए। हम सभी दोस्तों ने मिलकर नीचे ग्राउंड में बड़ी रंगोली बनाई। बिल्डिंग के मुख्य द्वार को फूलों की मालाओं से सजाया और शाम को 5:30 बजे से सारी सजावट वाली लाइट्स जला दी। पूरी सोसाइटी अब किसी दुल्हन की तरह चमक रही थी। फिर एक बार माइक पर अनाउंसमेंट कर दिया कि सभी 7:30 बजे तक नीचे आ जाएं और फिर सभी दोस्तों को तैयार होकर 7 बजे तक नीचे आने को बोल दिया। खुद घर लौटे, नहाए और तैयार होने लगे। आज हमने अपने भैया का लाया हुआ वो खास लहंगा पहना था। वो बहुत सुंदर लहंगा था, हल्के पीले रंग में लाल रंग के डायमंड की कढ़ाई, पूरी तरह भरी हुई चुनरी हमारे ऊपर बहुत खूबसूरत लग रही थी। हमारे बाल काफी बड़े थे तो हमने उन्हें आधा बांधा और आधा खुला रखा। आंखों में हल्का सा काजल और होठों पर लिपस्टिक के साथ साधारण सा मेकअप किया। हमें यूं तैयार देख पहले तो मम्मी ने नजर का काला टीका कान के पीछे लगा दिया और बोली, नजर न लगे मेरी बच्ची को किसी की। फिर भाभी आई और हमारी बनाएं उतारते हुए बोली, सच में बिल्कुल सोन परी लग रही है हमारी सोना। फिर उन्होंने धीरे से हमारे कान में शरारत से कहा, आज तुम्हारे यमदूत जी तो गए। और वो हंस पड़ी। हमने भाभी की तरफ घूर कर देखा पर मन ही मन एक अजीब सी सिहरन हुई। छोटे भैया ने पूछा, क्या हुआ भाभी, हमें भी बताइए, हम भी हंसेंगे। हमने उन्हें चुप रहने का इशारा किया और भाभी पूजा के लिए आगे बढ़ गई। भाभी और पूरे परिवार के साथ मिलकर पहले घर में दिवाली की पूजा की। फिर भाभी ने आलता की थाली लाकर हमारे पाँव से दरवाजे से घर के अंदर तक छाप लिए और फिर हमारे पाँव छुए। हमने सबसे आशीर्वाद लिया और प्रसाद बांटकर सबको नीचे चलने कहा। पापा और बड़े भैया बिजनेस के हिसाब किताब के कारण घर पर ही रुक गए। हमारा ध्यान घड़ी की तरफ नहीं गया कि कब 8 बज गए। तभी हमारे घर की डोरबेल बजी। बड़े भैया ने दरवाजा खोला तो वृंदा थी। उसने घर में आकर भैया और पापा के पाँव छूकर आशीर्वाद लिया। भैया ने उसे बैठने को कहा और फिर हमारे पास आकर बोले, गुड़िया आप जाइए, आपकी दोस्त आई है। पूजा शुरू हो गई नीचे। हमारा ध्यान घड़ी पर गया तो हम चौंक गए, अरे लेट हो गए। हम दौड़कर बाहर आए और वृंदा के पास पहुंचे। उसने हमें ऊपर से नीचे तक गौर से देखा और फिदा होते हुए बोली, गजब ढा रही हो जाने मन। वैसे सच कहते हैं तेरे भैया तो सच में बिल्कुल राजकुमारी है। आज बहुत प्यारी लग रही हो तू सच में। आज तो नीचे तुझे देख लड़कों के दिल उछलकर बाहर आ जाएंगे। हाय सच कह रही हूँ, कहीं मेरी नजर न लग जाए तुझे। और उसने हमें कस के गले लगा लिया। हमने उसके कान में धीरे से पूछा, तुम्हें जिसकी नजर लगनी थी उनकी नजर तुम पर पड़ी कि नहीं अब तक? वो शर्माते हुए बोली, दिखिए मगर बात नहीं हुई। हमने उसे दिलासा दिया, वो भी हो जाएगी, कार्यक्रम खत्म होने दो। फिर वो हमसे लिपट गई तो हमने हंसते हुए कहा, बस 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 बस, हम भैया नहीं है, उनकी कसर हम पर मत निकालो। उसने हमारे सिर पर एक चपत लगाई और बोली, चल नीचे जल्दी, बहुत लेट हो गए हैं। ये तो अच्छा हुआ आंटी ने पूजा शुरू करवा दी। पूजा के बाद शहीदों को नमन करना है ना, इसलिए चल जल्दी, नहीं तो इसमें भी लेट हो जाएंगे। हमने भी कहा और हम दोनों बाहर निकल गए। नीचे कंपाउंड में उत्सव अपने चरम पर था और हमें अब उस शाम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभानी थी। उन वीरों को याद करना था जिन्होंने अपनी दिवाली सीमा पर हमारे लिए न्यौछावर कर दी थी। हम और वृंदा दोनों अपने घर से निकलकर जल्दी जल्दी नीचे सोसाइटी कंपाउंड की तरफ भागे। हवा में बारूद की सौंधी खुशबू और पटाखों का शोर घुलने लगा था। वहां पहुंचते ही हम सबसे पहले अपने ग्रुप के पास गए। हमें देखते ही दोस्तों ने राहत की सांस ली और छेड़ते हुए कहा, आंटी बहुत समय से इंतजार कर रही हैं, चलो जल्दी। हम बिना देर किए सीधे आंटी के पास जा पहुंचे। आंटी ने जैसे ही हमें देखा उनके चेहरे पर एक बनावटी नाराजगी उभर आई। उन्होंने माथे पर बल डालकर कहा, क्या सोना तुम इतनी लेट हो गई, पूजा भी खत्म होने को आई। हमने थोड़ा झेपते हुए और मासूमियत से कहा, आंटी वो पापा ने रोक लिया था इसलिए लेट हो गए। आंटी ने उत्सुकता से पूछा,
पापा नहीं आए आपके? हमने सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं पापा और भैया अपने काम में बिजी हैं। आंटी ने समझदारी से सिर हिलाया और फिर फुर्ती दिखाते हुए बोली, अच्छा चलो ठीक है, पर अब चलो तुम जल्दी से दीपों की थाल सजाओ और शहीदों को दीपांजलि अर्पित करने की तैयारी करो। पूजा बस अभी समाप्ति होने को है। हमने भी ठीक है कहा और सभी दोस्त मीटिंग रूम के अंदर चले गए। वहाँ का माहौल बड़ा ही अनुशासित और पवित्र था। सभी ने मिलजुल कर 151 मिट्टी के दीपों को एक बड़ी थाल में सजाया और उसे सावधानी से बाहर लेकर आए। सामने एक मेज को बड़ी खूबसूरती से फूलों से सजाया गया था। हमने उसी मेज पर उस थाल को रख दिया। तभी सेक्रेटरी आंटी की आवाज माइक पर गूंजी, सभी लोग 5 मिनट में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए सोसाइटी कंपाउंड में आ जाइए। अनाउंसमेंट सुनते ही पूरी बिल्डिंग जैसे नीचे उतर आई। हमारे पापा और भैया भी आ गए। सभी ने एक अनुशासित कतार बनाई और खड़े हो गए। आंटी ने भारी और गर्व भरी आवाज में माइक पर अनाउंस किया, मिस्टर मनमोहन मिश्रा जी, आप आइए और शहीदों के लिए प्रथम दीप प्रज्वलित कीजिए। मिश्रा दादाजी सम्मान के साथ आगे आए और उन्होंने कांपते हुए मगर मजबूत इरादों वाले हाथों से पहला दीप जलाया। उसके बाद हम सभी ने मिलकर एक एक करके उन सभी 151 दीपों को रोशन कर दिया। कंपाउंड दियों की मध्यम और सुनहरी रोशनी से नहा उठा। फिर हम सब अपने स्थान पर आए, हाथ जोड़े और आंखें बंद कर उन सभी शहीद जवानों को नमन किया जिन्होंने अपनी दिवाली हमारे कल के लिए कुर्बान कर दी थी। हमने उन जवानों की सलामती और हर जंग में उनकी विजय की दुआ मांगी, जो आज भी बर्फीली चोटियों और तपते रेगिस्तानों में तैनात हैं। थोड़ी देर बाद पूरे कंपाउंड में एक साथ गर्जना हुई, जय हिंद, जय जवान, भारत माता की जय, भारत माता की जय। श्रद्धांजलि के बाद सन्नाटा टूटा और बच्चे पटाखों के साथ मशगूल हो गए। बड़े बूढ़े आपस में मेल मिलाप करने लगे। हम सभी दोस्त भी सारा सामान मीटिंग हॉल में रखकर बाहर आ गए और हल्की फुल्की बातें करने लगे। तभी सिड ने हमारी तरफ बड़े गौर से देखा और शरारत भरी नजरों से पूछा, यार सोना एक बात बता। हमने पलट कर पूछा, कौन सी बात? सिड ने जैसे दिल पर हाथ रखते हुए आह भरी और कहा, आज तो क्या सोच कर आई है? हम उनके इस अचानक सवाल से चौंक गए और हैरानी से पूछ लिया, क्यों, क्या हो गया, क्या किया हमने? सिड ने पूरे ग्रुप की तरफ इशारा करते हुए चहक कर कहा, अरे यार गजब ढाई आज तू तो, हर किसी की नजर देख तुझ पर ही है। पहले इन तीनों ने आकर बिजली गिराई थी और अब तूने तो आकर कहर ही बरसा दिया। तुम चारों लड़कियां क्या ग्रुप में डिसाइड करती हो कि एक साथ हम पर बिजली गिराओगी? यार कुछ तो रहम किया करो, हम लड़कों पर हाल बेहाल हो जाता है हमारा। उनकी इस बात पर हम सभी की खिलखिलाहट से पूरा कोना गूंज उठा। तभी देवी ने सिड की खिंचाई करते हुए हंसकर कहा, हाँ यार बात तो सही है, इसका हाल तो बेहाल ही है। देखो तो बेचारे को कोई भाव ही नहीं दे रही है, जबकि इतना बन ठन के आया है। तभी मिनीश जी ने बहती गंगा में हाथ धोते हुए चुटकी ली, वैसे सिड की बात में दम तो है सोना, क्या जरूरत थी तुम्हें इतना सजने संवरने की? तुम तो वैसे भी इतनी खूबसूरत हो, ऊपर से आज मेकअप भी कर लिया तुमने। ऐसे में तो किसी का भी हाल बेहाल होगा, और फिर हमारा सिड तो है ही लड़कियों के मामले में दिल का कमजोर। सब फिर से एक साथ हंस पड़े। तभी अक्षिता की नजर कहीं और जम गई। उसने धीरे से कोहनी मारते हुए कहा, अरे यार ये बंदा कौन है, कब से घूमे जा रहा है हम लोगों को? उसकी बात सुनकर देवी की आंखों में भी चमक आ गई। उसने दबी जबान में चहकते हुए कहा, जो भी है बहुत हैंडसम और चार्मिंग है, इसे कहते हैं पर्सनालिटी, एकदम हीरो टाइप। तभी सिड ने भी अपनी राय दी, यार सच में कौन है ये? अपनी बिल्डिंग में तो पहले कभी नहीं देखा इसे। नीतीश ने दांत देते हुए कहा, बात तो सही है, बंदा है तो अट्रैक्टिव, बिल्कुल किसी हॉलीवुड के हीरो टाइप बॉडी है इसकी। तभी वृंदा के चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान आई और वो इतराते हुए बोल पड़ी, होंगे ही ना, आखिरकार अपने देश के रियल हीरो जो है। सबने एक साथ अचरज से पूछा, क्या मतलब तेरा? वृंदा ने राज खोलते हुए गर्व से कहा, अरे यार वो ना हमारे विंग में रहते हैं, सोना के सामने वाले फ्लैट में जो न्यू आंटी आई थी ना, ये उनके बेटे हैं, इंडियन नेवी ऑफिसर है, अभी छुट्टियों में घर आए हैं। सबके मुंह से एक साथ निकला, ओह अच्छा अच्छा। वृंदा ने मुस्कुराकर बस कहा। वे सब आपस में अभय की तारीफों के पुल बांध रहे थे, मगर हम चुपचाप खड़े थे। सबकी नजरें उन पर थी, पर हमने अपनी पीठ उनकी तरफ कर रखी थी। आज सुबह के बाद हमने उन्हें एक बार भी नहीं देखा था और ना ही देखना चाहते थे। हम तो बस उनसे कोसों दूर जाना चाहते थे। इसलिए हमने बहाना बनाते हुए सबसे कहा, आप लोग बात करिए, हम थोड़ी देर में आते हैं, हमें कुछ काम है। और हम वहाँ से दूसरी तरफ चले गए। थोड़ी दूर जाने पर सामने हमें हमारे छोटे भैया शौर्य मिल गए। हमने उन्हें देखते ही अपनी योजना पर काम शुरू किया। हमने उनसे थोड़ी बातें की और आकाश कंदिल उड़ाने की जिद करने लगे। उन्हें जैसे तैसे छत पर ले आए और फिर बहाना बनाकर नीचे आए। हमने वृंदा को चुपके से बुलाया और आंख मारते हुए कहा, जाओ, छत पर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वृंदा हमारी बात समझ गई। उसने शर्माते हुए हमारे गाल पर एक प्यार भरी किस की और तेजी से छत की तरफ भाग गई। छत पर शौर्य भैया बेचैनी से इधर-उधर चक्कर काट रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनकी छोटी बहन ने उनके साथ क्या कांड कर दिया है। वे हमारा इंतजार कर रहे थे और हमने वृंदा को भेज दिया। ऊपर पहुंचते ही जैसे ही वृंदा की पायल की छन-छन भैया के कानों पर पड़ी, वे झटके से पीछे पलटे। सामने वृंदा को देखकर उनके मुंह से बस इतना ही निकला, वंदु तुम यहाँ? वृंदा ने बनावटी नाराजगी और भरे हुए गले से कहा, किसी और का इंतजार था क्या? अगर था तो चली जाती हूँ, सॉरी। वो जैसे ही मुड़ी, भैया ने झपट कर उसका हाथ पकड़ लिया और बेहद कोमल आवाज में बोले, इंतजार तो हम अपनी राजकुमारी का कर रहे थे, मगर जब उन्होंने आपको भेज दिया है तो आप ही रुक जाइए। बहुत दिन हो गए, बात नहीं हुई आपसे। वृंदा ने अपना हाथ छुड़ाने की नाकाम कोशिश की और आंखों में आंसू भरकर कहा, आप छोड़िए मेरा हाथ, आपको क्या करना है मुझसे बात करके? आपने तो एक कॉल करने की जरूरत नहीं समझी मुझे, और बाकी क्या ही उम्मीद करूं मैं आपसे? शौर्य भाई का चेहरा थोड़ा उतर गया। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, नहीं कर पाए हम कॉल, ना आपको ना घर में, यहाँ तक कि पापा और बड़े भैया तक को नहीं कर सके। मगर क्या करते, फंसे ही ऐसी जगह में थे जहाँ ना तो बिजली थी ना ही फोन की कोई सुविधा। हमने कैसे कैसे 2 महीने बिना किसी अपनों से बात किए बिताए हैं, ये हम ही जानते हैं। इसीलिए हम इस बार इतने दिनों तक रुक रहे हैं कि उस प्लांट को पूरा करके ही जाएंगे, ताकि दोबारा किसी को वैसी मुसीबत ना झेलनी पड़े। हम वहाँ सारी सुविधाएं करवा कर आए हैं। वृंदा पहले तो उनकी बातों को ध्यान से सुनती रही, फिर अपनी मासूमियत भरी शंका जाहिर करते हुए बोली, मुझे तो लगा जाते वक्त हम मिल भी नहीं पाए थे, शायद इसलिए आप नाराज हो, या फिर वो रुक गई। भैया ने डूबती आवाज में पूछा, या फिर क्या? वृंदा ने धीरे से सिर झुकाकर कहा, वो आपको वहाँ कोई पसंद आ गई, इसलिए आप मुझसे बात नहीं कर रहे हो। उसने ये बात इतनी मासूमियत से और होठ सिकोड़ कर कही थी कि शौर्य भैया का सारा संयम जवाब दे गया। उन्होंने आव देखा न ताव और वृंदा के होठों पर एक गहरा किस कर लिया। वृंदा इस अचानक हुए हमले के लिए तैयार नहीं थी। वो खुद को संभाल नहीं पाई और लड़खड़ाकर पीछे रेलिंग से जा लगी। जब दोनों थोड़ी देर बाद अलग हुए तो वृंदा का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया था। उसने शर्माते हुए कहा, आप कितने शरारती हो गए हो, तनिक भी शर्म नहीं आपको? कोई देख लेता तब? शौर्य भैया ने निडर होकर और बाहें फैलाकर कहा, देखने दो, कौन सा हम किसी और के साथ कुछ गलत कर रहे हैं? हम तो अपनी बंदी के साथ हैं, जो जी चाहे करेंगे, किसी से नहीं डरेंगे।
ये उनकी बंदी वाली बात सुनकर वृंदा खिलखिलाकर हंस पड़ी और फिर उनके सीने से जा लगी। उसने सिसकते हुए कहा, सच में शौर्य जी मैं बहुत डर गई थी। रोज आपको कॉल करती थी पर कभी नहीं लगा। सोना से पूछती तो वो भी यही कहती कि आपने घर पर भी फोन नहीं किया। मेरी चिंता बस बढ़ती ही जा रही थी। वृंदा की सब्र का बांध टूट गया और उसके आंसू शौर्य भैया के कुर्ते को भिगोने लगे। उसने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। शौर्य जी कसम से कह रही हूँ, आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अब कभी मुझे छोड़कर मत जाइएगा प्लीज। शौर्य भैया ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और मजाक करते हुए कहा, अरे पागल हम कहाँ जा रहे हैं, वो तो मजबूरी थी, वरना हमारी इतनी मजाल कि हम अपनी बंदी को छोड़कर कहीं जाएं। वृंदा ने फिर हंसते हुए कहा, फिर बंदी और छक्का वो कोना उन दोनों की मोहब्बत का गवाह बन गया।